जब मैं ये देखता हूँ कि लखनऊ में 15 बच्चे आग की चपेट में आकर मर जाते हैं, जब मैं ये देखता हूँ कि उत्तराखंड में केतन लाल की टांगों में कीड़े ठोक ठोक करके उसे मार दिया जाता है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं ये सोचता हूँ कि कब तक होता रहेगा, कब तक मनीषा वाल्मीकि को न्याय नहीं मिलेगा। ये सवाल बार बार मेरे मन में अंदर से उठकर आ रहा था और चलना शुरू नहीं किया। अभी हमने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझा। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को समझ जाते तो आज इस देश के राजा होते, आज इस देश में किसी बेटी का शादी बलात्कार ना हो रहा होता। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को समझ जाते, जो भी 10 दिन पहले लखनऊ में जलकर मरे हैं, शायद वो ना मर पाते। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को समझ जाते तो जो आज अन्याय अत्याचार शोषण हमारे साथ हो रहा है, शायद वो ना हो पाता। जाति शोक उठकर काम करो। मैं तो दलित समाज के लोगों को भी कहता हूँ कि तुम आपस में जातियों में लड़ते हो। जवान धाड़ू से लड़ता है, धाड़ू कठरिया से लड़ता है, कठरिया वाल्मीकि से लड़ता, वाल्मीकि धोबी से लड़ता, धोबी घटी से लड़ता, घटी पासी से लड़ता। अरे हमारा लड़कर काम नहीं चलने वाला वो हमें लड़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर ये लोग इकट्ठा हुए तो ये मार्शल को हम इनके राजा महाराजा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश को छोड़ो देश पर कब्जा कर लेंगे। वो जानते हैं इस बात को, इसलिए वो हमको आपस में लड़ा कर देना चाहते हैं। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मेरा मनोजन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह, जिनका काफिला धीरे धीरे कन्नौज की धरती पर आता हुआ नजर आ रहा है साथियों। और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जितने भी समर्थक हैं, आप देख सकते हैं साथियों, उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब जो है इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है और आप देख सकते हैं साथियों कि कार्यकर्ताओं के बीच ज़ोरदार एंट्री नज़र आ रही है विनय रतन सिंह की। यहाँ पर देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी भी, वॉलंटियर फोर्स पूरी तरह से तैनात है। और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह का जो काफिला है, आप देख सकते हैं साथियों, ग्राउंड में प्रवेश करता हुआ। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन सिंह के जो बीच विवाद नज़र आया था, उसके बाद ये पहली ऐतिहासिक महारैली देखने को मिल रही है। अभी भीम आर्मी की पहली जो रैली सत्ता परिवर्तन यात्रा के बाद देखने को मिल रही है। और कन्नौज में आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से विनय रतन सिंह के सम्मान में किस तरह से ज़ोरदार स्वागत उनका किया जा रहा है। और साथियों, जैसा कि विनय रतन सिंह ने विरोधियों को करारा जवाब दिया था कि कोई ये सोचे कि मेरे और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच में कभी तकरार हो जाए तो ये असंभव है। जिस तरह से एक सिक्के के हेड और टेल दो पहलू हैं, ठीक उसी तरह से समझ लीजिए कि एक सिक्के के हम दोनों पहलू हैं। जिस तरह से एक सिक्के से हेड और टेल को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह से चंद्रशेखर और विनय रतन को कोई अलग नहीं कर सकता है। साथियों, दोस्ती की मिसाल चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन सिंह। और आप देख सकते हैं साथियों, एक भारी जनसैलाब जो विनय रतन सिंह के सम्मान में देखने को मिल रहा है। एक विशाल टेंट जो है नारंगी कलर का देखने को मिल रहा है साथियों। और इसी बीच विनय रतन सिंह की ज़ोरदार एंट्री होने वाली है। आप देख सकते हैं वॉलंटियर फोर्स जो है पूरी तरह से डी घेरे में तैनात है। और अभी जो है फ़िलहाल धीरे धीरे एंट्री होती हुई नज़र आ रही है विनय रतन सिंह की। और आप देख सकते हैं साथियों, विनय रतन सिंह की अब एंट्री होने वाली है। ये देखिए साथियों, जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों के बीच विनय रतन सिंह की एंट्री हो रही है। आप देख सकते हैं साथियों, जो हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं जो इंतज़ार कर रहे थे विनय रतन सिंह का, अब जो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। और ये देखिए साथियों, विनय रतन सिंह की धमाकेदार एंट्री होती हुई। और साथियों, जिस तरह से एक दूसरे के साथ थोड़ा सा विवाद हुआ था, उससे कार्यकर्ता घबरा गए थे। और सभी लोग ये कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दो ऐसे दोस्त जो हर परिस्थितियों में साथ रहें, लेकिन ऐन मौके पर ऐसा ना हो कि दोनों में विवाद बढ़ जाए। और इसी चीज़ को लेकर लाइव आए थे विनय रतन सिंह और बोले थे कि
मैं नहीं चाहता हूं कि ये विवाद बढ़े, क्योंकि विरोधियों को मौका मिल रहा है और ये हमारे अंदर जो है ठीक उसी तरह से जैसे 2-4 बर्तन आपस में होते हैं तो खटखटाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बर्तन फूट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, किस तरह से अभिवादन स्वीकार करते हुए और विनय रतन सिंह जो मंच पर पहुँच चुके हैं और ज़ोरदार उनका स्वागत किया जा रहा है। साथियों आप देख सकते हैं। तमाम साथियों का अपनी गर्मी के वापस यहाँ बैठे हैं। आपको सहवान समाज शक्ति का और मेरी बहनों का तो मुझे सुनने के लिए इतनी जरूर यहाँ बैठे। मैं अभी जिनाते से कह रहा था या तो आपको मजबूर करके लिए हमारे चाहिए थे या फिर यहाँ आप सबके लिए भी कुछ कहने बहुत जरूरी थे। गुजरात जी का सर बजट में था तो बजट का उसके कारण ये सब चीजें हुई। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ साथी हैं जिनके नाम मुझे लिख कर दिए गए। हमारी मंडल कमेटी है, इसमें प्रदेश कमेटी के हमारे साथी प्रदेश के वार्ड समिति कौशल वाल्मीकि जी मंडल के प्रभारी भी हैं, प्रसाद गौतम जी मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्नत राज जी मंडल कोषाध्यक्ष हैं, कार्तिक बोध जी मंडल सहयोजक हैं, मनीष साकरे जी, जयदत्त जी जो जिला इटावा के संयोजक है, मनीष साकरे जी इटावा के संयोजक, जयदत्त जी फारुखाबाद के संयोजक, फारुखाबाद, सूरज कुमार जो आज के हमारे साथी हैं जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित कराया और अपने क्षेत्र के मजबूत शख्सियत में आते हैं। मैं इनके आंदोलन को लगातार देखता रहता हूँ कि जब कोई आंदोलन के लिए जाता है तो उड़ जाता है। कई बार शायद 1-2 बार 3 भी जा चुके हैं। मनोज कुमार जाटव जी, शिवरतन जाटव जी, दीपक कुशवाहा जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, धर्मेंद्र कठारिया जी, सूरज गौतम जी, ब्रजेश जी, बबलू कठारिया जी, सन्नी गौतम जी, निखिलेश बडेला जी, अंकुर कठरिया, आकाश सलीमपुर, मोहित भाई, ज्ञान सिंह अमीरपुर, सौरभ जाटव, संजीव गोरे, गौरव कठेरिया, अखिलेश राय, धर्मेंद्र मोतीपुर, नरेंद्र दानापुर, सुमित वाल्मीकि, सुरेंद्र वाल्मीकि, निर्मला देवी, प्रताप कटरिया, सुंदर, फैज खान जी, इमरान खान जी, विश्राम सिंह जी, गब्बर सिंह जी, विवेक कठेरिया जी, नंदू जाटव जी, जय सिंह जी, नरेंद्र नाथ जी, प्रमोद जी, चंडीगढ़ शहर के हमारे साथी हैं, रमन वाल्मीकि जी, रोहित गढ़वा जी, धकोरा जी, धकेरा जी, सुमित कुमिलिया जी, नीरज भद्रिया जी और हमारे साथी हेमंत कुमार विद्यार्थी कानपुर विश्वविद्यालय में हमारे छात्र नेता है, स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। वो सम्मानित साथियों, मेरे लिए तो यही बड़े गर्व की बात है कि इतनी गर्मी में आप सब लोग यहाँ बैठे हैं और मुझे सुनने के लिए आए।
मेरी समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास कौन से शब्द जिससे मैं आपका आभार कर सकूं, आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, क्योंकि लोग पैसा खर्च करते हैं तब लोगों को नहीं बुला पाते, और हमारे लोग इतनी गर्मी में बिना सुख सुविधाओं के आए हैं। तो मैं झुक के आपको सलाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ जो तमाम साथी यहाँ हैं। मेरा विशेष नमन यहाँ पर लगे वॉलंटियर फोर्स के जो हमारे साथी हैं, आपके ऊपर जो ये छत भी है, थोड़ी सी धूप से आप बचे हुए हैं, ये वॉलंटियर फोर्स के साथी जो डंडा लिए हुए खड़े हैं, जो यहाँ लगातार धूप और इतनी गर्मी में व्यवस्था बनाने में लगे, मैं आपको भी नमन वंदन करता हूँ, जय भीम करता हूँ। यहाँ पुलिस प्रशासन के जो लोग लगे हुए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि उनकी ड्यूटी है, लेकिन फिर भी गर्मी का इतना प्रभाव, और इस गर्मी के प्रभाव में ड्यूटी कर रहे हैं। वो सिर्फ यहीं के पुलिसकर्मियों को नहीं, मैं पूरे प्रदेश के और देश के पुलिसकर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, आप अपनी ड्यूटी बखूबी करते हैं। कभी कभी आप गलत काम भी करते हैं, हमारे लोगों को डंडा चला देते हैं, हम फिर उसका जवाब भी देते हैं, आंदोलन के रूप में आकर के आपको परेशान करते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। महापुरुषों के नाम इतने ज्यादा है, इनको लिया जाए तो 5 से 10 मिनट उनके नाम लेने में लग जाएंगे, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। तो मैं अपनी बात संत रैदास जी के दोहे से शुरू करना चाहूंगा। गुरु रविदास जी कहते हैं कि पराधीनता पाप है, जान ले और मीत। सब साथी गौर से सुने कि पराधीनता पाप है, जान ले और मीत। रैदास दास पराधीन से कौन करे रे प्रीत। हमारे पुरखे इस बात को कह रहे हैं कि दास का गुलामी पाप है। ये तुम जितनी जल्दी समझ जाओ, ये उतना बेटर, उतना अच्छा तुम्हारे लिए है। वरना किसी दास से, किसी गुलाम से कोई प्रेम नहीं कर सकता, कोई उसकी इज्जत नहीं कर सकता। संत रैदास जी कह रहे हैं। संत रैदास के दोहे को किसी ने आत्मसात किया तो उनका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर था। उन्होंने भी यही कहा कि तुम गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो गुलामी की जंजीरें तोड़ देगा। लेकिन अफसोस, बाबा साहब इतना कुछ देकर गए, अब आज भी ना जाने क्यों भी दूसरों के पीछे गुलामी की ओर घूमते रहते हैं। अफसोस होता है ये सुन सुनकर कि आज दलित समाज के किसी व्यक्ति का अपमान कर दिया गया, किसी की हत्या कर दी गई। अफसोस होता है ये सुनकर कि इतनी बेटियों के बलात्कार हुई, उसमें अधिकतर दलित समाज की बेटियां थी। और पूछना चाहता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपको लोकतंत्र में वोट का अधिकार देकर गए और ये कहकर गए कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आखिर हमने आज तक वोट के प्रयोग सही से क्यों नहीं किया? हमने क्यों राजसत्ता की ओर अपना कदम नहीं बढ़ाया? हमने क्यों बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान को समझने का प्रयास नहीं किया? आज जनमुठीभर लोग इस देश में राज कर रहे हैं और इस देश की बहुसंख्यक आबादी, जिसे SC, ST, OBC माइनॉरिटी कहा जाता है, जिन्हें यहाँ पर मजदूर किसान कहा जाता है, वो आज भी गुलाम है। ये सोचने समझने का सवाल है कि अगर आज भी हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही हैं, हम आज भी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर
हमारी दैनिक मजदूरी क्यों नहीं बढ़ पा रही है? अगर हम आज भी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारे घर का बच्चा अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, तो सोचो हम कहां खड़े हैं। भीम आर्मी चाहती क्या है? भीम आर्मी चाहते कि आपके घर का बच्चा हो, चाहे यहाँ के कलेक्टर का बच्चा हो और चाहे आपके यहाँ के विधायक और मंत्री का बच्चा हो, ये सारे बच्चे एक जैसे स्कूल में एक जैसी बेंच पर बैठ के पढ़े। यही भीम आर्मी चाहती है। आज भीम आर्मी के लोगों को जेल किसने में लगाता कि भीम आर्मी के लोग समता समानता की बात करते हैं, वो शिक्षा के एक जैसी शिक्षा होने की बात करते हैं। इस बात से अमीरों के पेट में दर्द होता है और वो हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं उठाकर बचा करके जेल भेज देने का काम करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपका बच्चा और डीएम का बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़ेंगे, दोनों की एक जैसी शिक्षा होगी, अगर दोनों सीखेंगे तो अच्छा पढ़ना सीखेंगे, वरना दोनों के दोनों ही खिचड़ी खाना सीखेंगे, तो समझिए क्या तरक्की होगी या नहीं होगी। जब डीएम का बेटा आपके पास बैठ कर पढ़ रहा होगा तो उस स्कूल के पढ़ाने वाले मास्टरों को भी ये रहेगा कि अगर हमने अच्छा ना पढ़ाया तो डीएम हमें सस्पेंड कर देगा। यही तो भीम आर्मी चाहती है। भीम आर्मी चाहती है कि जब आपके घर में कोई बीमारी आए या आपके घर में कोई बीमार हो, आपका बुजुर्ग बच्चा भाई बहन कोई बीमार हो, तो एक जैसा इलाज सबका किया जाए। कि अगर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को बुखार चढ़ जाए, डेंगू हो जाए और एक रिक्शा चलाने वाले को डेंगू हो जाए, दोनों का इलाज एक जैसे हॉस्पिटल में हो। एक खाट पर मुख्यमंत्री पड़ा और दूसरी खाट पर वो मजदूर पड़ा हो, बीमार भी एक साथ। ये चाहत पूरी कैसे होगी, ये भी बड़ा सवाल हो कि चाहत को पूरा कैसे किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े पैमाने पर समाज का शोषण कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल पुलिस की भर्ती आई थी, सन 2024 में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ और लगभग 45 लाख बच्चे, 45 लाख युवा जिन्होंने वो फॉर्म भरा था, ज्यादा अर्जेंट है भाई आपकी, उनका सपना एक मिनट में चकनाचूर हो गया और सरकार ने सिर्फ एक बार ये कहा कि ये भर्ती दोबारा हो। समझिए चल क्या रहा है। वो कहावत है कि चोर चोर पोसेरे भाई, पेपर भी तुम बनाओगे, घोषणा भी तुम करोगे और पेपर लीक भी तुम करोगे और फिर ये भी कहोगे कि दोबारा परीक्षा होगी, बच्चों का भविष्य बर्बाद करोगे, ये भी तुम ही करोगे। तो कहावत इस पर सेट बैठते कि चोर चोर मोसेरे भाई, आगे कब तक ये चलता रहेगा? मैं पूछता हूं बहुजन समाज के लोगों से, मैं पूछता हूं यहाँ पे अपनी माओ से कि क्या आप नहीं चाहती आपका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अच्छी जगह नौकरी करे और अच्छी गाड़ी घोड़े में घूमने का काम करे? क्या आप नहीं चाहती कि आपके घर के परिवार के बच्चों का इलाज अच्छा हो? क्या आप नहीं चाहते कि आप लोग भी अच्छे मकान में रहने की सुख सुविधाएं दी जाए? क्या आप नहीं चाहते कि इतनी गर्मी में आपके घर में भी एसी की सुविधा हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों के लिए भी अच्छी सुख सुविधाएं पैदा की जाए? और अगर आप ऐसा चाहते हो तो ये सब सुविधाएं पैदा हो सकती है, ये सारे काम हो सकते हैं। इन सुविधाओं को पैदा करने के लिए आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का द्वारा जो दिया हुआ संविधान है, उस संविधान को आत्मसात करना होगा। जब आप उस संविधान को आत्मसात करोगे तो आपको पता लगेगा कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी पर इस देश में प्रदेश में सरकारें बनती हैं। और जब सरकार बनती है तो आपने कभी देखा किसी राजा महाराजा की लड़की का कभी बलात्कार होता है क्या? किसी अमीर आदमी की जमीन छीनी जाती है क्या? कभी आपने देखा है कि कोई अमीर आदमी उसको मारा पीटा जाता है? नहीं।
ये काम हमेशा गरीबों के साथ होता है, ये काम हमेशा मजलूमों के साथ होता है, किसानों के साथ होता है। मैं आपसे कहता हूं कि अपने आप को राजा बनाना सीख लो, अपने आप को राजा समझना सीख लो। और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के आर्टिकल 326 में यह अधिकार देकर गए हैं कि आप अपने वोट की ताकत समझकर इस देश के प्रदेश के राजा बन जाने का काम करते हैं। अगर आप इस देश के राजा बन जाएंगे तो आप मांगने वाले नहीं, देने वाले बन जाएंगे। आप लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, आप लोगों को मकान दे सकते हैं, आप लोगों को सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं अगर आप राजा बनना सीख गए तो। वरना मेरे भाई, मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी तो कब से संविधान को खत्म कर देना चाहती, कब से ये चाहती कि संविधान कब खत्म हो, यहाँ की बहुसंख्यक आबादी ये कब उनकी गुलाम हो और कब उनके घर पर जाकर के माथा टेकने का काम करे, उनको माई बाप कहना शुरू करे। तो मैं यही आपसे निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली नस्लों को उन्नत बनाने के लिए, अपने जिले प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को मजबूत करने के लिए भीम आर्मी का दमन थामिए, आजाद समाज पार्टी का दमन थामिए और अपने वोट का सही प्रयोग करके इस देश में अपना राजा बनाने का काम एक बार कर को देखिए मेरे साथियों। मैं जब चाइना को देखता हूं, चाइना में 10 साल का बच्चा भी घर बैठकर पैसे कमा रहा हूं, वहां से एलईडी बल्ब बनाकर भारत भेज रहा है, हम उसको खरीद रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं और वो टैक्स का पैसा उस 5 साल का 10 साल का चाइना का बच्चा पैसा कमा रहा। मैं जब देखता हूं कि आप अपने घर में जाइए, जब त्योहार होते तो एलईडी लगती है, ट्यूबलाइटें लगती है, पंखे लगते हैं, तो उस पर लिखा होता है मेड इन चाइना, चाइना से वो चीज आती है, या लिखा होता है मेड इन जापान, वो चीजें जापान से आती है। फिर मैं ये सोचता हूं कि भारत में ऐसी क्या कमी कि भारत के लोग ऐसा नहीं करते। फिर जब इतिहास में नजर डालता हूं तो पता लगता है कि भारत में एक ही कमी है, जातिवाद। भारत का तब ऊंच नीच में बटा गया। किसान मजदूर की तरक्की देखो, अगर किसान मजदूर की तरक्की होगी तो भारत की तरक्की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अफसोस होता है जब इस सरकार में किसान मजदूर की तरक्की देखता हूं कि वो कोटे से 5 किलो अनाज तो हमें दे देते हैं, लेकिन वो हमें 5 दिन की नौकरी देना पसंद नहीं करते। मैं जब देखता हूं कि ये सरकार अमीरों को और अमीर करती जा रही, गरीब और गरीब होता जा रहा है, जब मैं देखता हूं कि सरकार में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जब मैं ये देखता हूं यहाँ पर बेरोजगारी का आंकड़ा विश्व में धीरे धीरे सबसे पहले ऊपर के नंबर पर जा रहा है, जब मैं ये देखता हूं कि लखनऊ में 15 बच्चे आग की चपेट में आकर मर जाते हैं, जब मैं ये देखता हूं कि उत्तराखंड में केतन लाल की टांगों में कीड़े ठोक ठोक करके उसे मार दिया जाता है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं ये सोचता हूं कि कब तक होता रहेगा, कब तक मनीषा वाल्मीकि को न्याय नहीं मिलेगा। ये सवाल बार बार मेरे मन में अंदर से उठकर बाहर आता है। फिर मेरे समझ आता है कि भी हमने अपने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर चिन्हों पर चलना शुरू नहीं किया, अभी हमने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझा। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को समझ जाते तो आज इस देश के राजा होते, आज इस देश में किसी बेटी का शादी बलात्कार ना हो रहा होता। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को समझ जाते, जो भी 10 दिन पहले लखनऊ में चलकर मरे हैं, शायद वो ना मर पाते। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को समझ जाते तो जो आज अन्याय अत्याचार शोषण हमारे साथ हो रहा है, शायद वो ना हो पाता। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को समझ जाते तो यहाँ जो उत्तर प्रदेश के अंदर बैकलॉग खाली है वो भर दिया जाता। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को समझ जाते, जो पेंशन यहाँ खत्म की गई वो पेंशन शायद बहाल कर दी जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर को समझ जाते, हमने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अपनी जाति से ऊपर उठो, जाति से ऊपर उठकर काम करो। मैं तो दलित समाज के लोगों को भी कहता हूं कि तुम आपस में जातियों में लड़ते हो, जवान धाड़ू से लड़ता है, धाड़ू कठेरिया से लड़ता है,
कन्हैया वाल्मीकि से लड़ता, वाल्मीकि धोबी से लड़ता, धोबी घटी से लड़ता, घटी काशी से लड़ता। अरे हमारा लड़कर काम नहीं चलने वाला वो हमें लड़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर ये लोग इकट्ठा हुए तो ये मार्शल कॉमन के राजा महाराजा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश को छोड़े देश पर कब्जा कर लेंगे। वो जानते हैं इस बात को, इसलिए वो हमको आपस में लड़ा कर देना चाहते हैं। समझो, समझाओ, पढ़े लिखा युवा घर घर तक जाए, जाकर बताए कि हमारा काम आपस में लड़ना नहीं, हमें तो एकजुट होकर बंद होकर खड़े होकर के देश की राष्ट्रता को अपने कदमों में झुकाना है। काम करने का काम करो। जिस दिन ऐसा कर दिया मेरे साथियों, उस दिन मैं लिख कर देता हूं, किसी बच्चे की फीस की दिक्कत नहीं होगी। कोई बच्चा अगर अच्छी डिग्री करना चाहेगा, IAS करना चाहेगा, उसके पास पैसे नहीं है तो उसके पैसे की दिक्कत नहीं होगी। उसकी शिक्षा बिल्कुल फ्री कर दी जाएगी। कोई डॉक्टर भी बनना चाहेगा तो शिक्षा फ्री कर दी जाएगी, कोई इंजीनियर भी बनना चाहेगा तो शिक्षा फ्री कर दी जाएगी। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि इस प्रकार का भारत हम चाहते हैं, इस प्रकार की तरक्की हम चाहते हैं, और ये काम कोई अम्बेडकरवादी कर सकता है और जिसके बस का ये काम नहीं है। और यहाँ मेरा छोटा भाई सूरज खड़ा, हो सकता है ये आने वाले समय में यहाँ से संभावित प्रत्याशी आपका हो सकता है। लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है। अगर सूरज को मौका दिया गया पार्टी की तरफ से तो उसकी शकल याद रखिएगा। चलिए इसकी शकल भूल जाइएगा, शकल के याद रखिएगा ना रखिएगा, इसका काम याद रखिएगा कि तुम्हारे लिए लड़ता हुआ कितनी बारी बच्चा खेल रहा है। इसके नाम को याद रखिएगा, ये समझिएगा कि नहीं ये सूरज वही सूरज है। जब किसी पर अन्याय होता था तो पुलिस के सामने जाकर धार की गढ़ खड़ा करता कहता था कि पहले मुझे देख के जो समाज का कोई आदमी मेरे बात नहीं कहा है। ये इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ बैठे तमाम मेरे साथी जितने भी यहाँ सूरमा नेता बैठे हैं, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे साथी को बोलने का भी मौका नहीं मिला है। मुझे लगता है कि एक से एक मौका बीमारी में है, लेकिन मंच में दे दिया गया। मैं कहूँ कि 2 घंटे लगातार बोलते रहो तो बीमारी में इतना सा कार्यकर्ता तो कहाँ इस तरह का कार्यकर्ता वो भी 2 घंटे बोलने की क्षमता रखता। तो आप सबको बहुत सारे साथियों को बोलने का मौका नहीं मिला, तो उसके लिए मैं भी थोड़ा व्यक्ति भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे भी चाहूंगा कि जैसे भीम आर्मी के नेताओं ने भाई चंद्रशेखर आजाद ने रतन ने अपने लिए खुद मंच लगा करके माइक पर बोलना सिखा दिया, अपने लिए भी आपको खुद मंच लगा करके माइक पर बोलना सिखा। और अब लड़ाई शहरों से शुरू नहीं होगी, लड़ाई गांव से शुरू होगी। हर गांव में जाओ, भीम आर्मी के 10 कार्यकर्ता बनाओ। इस सरकार को हम बताएंगे हमारी ये सत्ता, इस सरकार को बता देने का काम करेंगे। इस सरकार को ये भी बताएंगे कि जिस दिन हम शासन सत्ता में आएंगे उस दिन तुम्हारे भूखे जो आज करप्शन कर रहे हैं, उस दिन वो प्रशासन का आदमी जो निर्दोष लोगों को जेल भेज रहा है, वो प्रत्येक अधिकारी जो अधिकारी आज पूरा पैसा लेकर के गरीबों को हकमारी कर रहा है, उनका भी इलाज हम लोग बड़ी मजबूती से कर देने का काम करेंगे। सरकार ये भी तय है कि अगर महापुरुषों का आशीर्वाद रहा और सरकार आई तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा भैया मेरे पास काम नहीं है। उसको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि उसको कौन सा काम कर सकता है, कौन सा काम मुझे करना है। ये टेक्नोलॉजी भी भारत में हम लोग स्थापित कर देने का काम करेंगे। और मैं बताऊं कुछ साथियों को भरम है, मुझे समय भी गुजरात गया था। गुजरात में 18 दिन के बच्चे को जेल भेजा गया है, उसकी मां को, उस 18 दिन के बच्चे को। तो वहां मुझे पत्रकार ने पूछा कि भैया आपके विषय में ये लोग कहते हैं कि आप तो दंगा करते हो, आप लड़ाई झगड़ा करते हो, भैया ये बड़ा मिथ्या फैला हुआ है पूरे गुजरात में, आप इसका जवाब दें। मैंने उसको बताया कि मेरा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टरेट है, PhD होल्डर है। मैंने उसको बताया कि मेरा बिहार का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लॉयर LLB किया, LLB की तैयारी कर रहा है। तो जब मैंने उसको बताना शुरू किया, देखा उसने कोई डॉक्टरेट है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई टीचर है। मैंने कहा ये प्रदेश बॉडी है, जिला बॉडी में जाओगे तो जिला बॉडी में भी ऐसे लोग हैं। फिर मैंने उससे सवाल पूछा
क्या डॉक्टरेट पहले कलम की ओर बढ़ेगा या डंडे की ओर बढ़ेगा? तो उसने खुद कहा भैया पहले डॉक्टरेट कलम की ओर बढ़ेगा, डंडे की ओर नहीं बढ़ेगा। हमने कहा भैया ये है सही तुम्हारा पॉइंट, इसको बताओ। हम तो कलम के आधार पर आर्टिकल 19 जो हमें राइट देता है, जब अन्याय अत्याचार होता है तो आर्टिकल 19 का प्रयोग कर सड़कों पर संवैधानिक आंदोलन करते हैं और इस आंदोलन से ही सरकार, प्रशासन, मनवाद सब लोग डर जाते हैं, इसलिए वो हमें दंगई बताते हैं। तो उसने कहा भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये गर्मी का माहौल, बहुत सारे साथी पेड़ों के नीचे बैठ गए हैं, बहुत सारे साथी तो सड़कों के नीचे है, कोई कहीं बैठा हुआ है। मैं जानता हूं गर्मी बहुत, इस गर्मी के ताप को झेलना सीख लीजिए। हमारे पुरखों ने सबसे ज्यादा गर्मी का ताप झेला। गांव गांव जाकर, घर घर जाकर बीमारी का कार्यकर्ता पैदा कीजिए और प्रण ले लीजिए। इस बार 27 में सत्ता परिवर्तन करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को ये बताएंगे कि यहाँ के बहुजनों में वो ताकत हो सकती है कि लोग बिना पैसे के तख्ता उलट करने की क्षमता रखते हैं। और मुझे आशा नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप सब करके दिखाएंगे। मैं अपने अंतिम शब्दों में संत कबीर की 2 लाइनें हैं, उनसे अपनी लाइनों का समापन करूंगा। संत कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई। क्या कहते हैं संत कबीर? गौर से सुनिएगा कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई। जब दिल देखो अपना, खुद से बुरा ना कोई, खुद से बुरा ना कोई। तो गलतियां कमियां हम में है, दूसरे में कोई कमियां नहीं है, अपनी कमी को सुधार करना है। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हमारे सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद, यहाँ बैठी मेरी माताएं बहनें जिंदाबाद, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग जिंदाबाद।